नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यूटन क्लासेस ऑफिशियल में। विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग आज 10th क्लास के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन और उपयोग को पढ़ने वाले हैं। आज से हमारा ज्योग्राफी का क्लास रोज़ रेगुलर होगा। अगर आप लोग बुक खरीद नहीं लिए हैं तो बुक खरीद लीजिएगा। NCERT का बुक पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर है पहला हमारा भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत में आज हम लोग बात करेंगे भारत देश के संदर्भ में कि भारत में किन किन जगह कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं और संसाधन का उपयोग हम कैसे करते हैं। आपको पता होगा कि संसाधन क्या होता है। आपको पता होगा हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारे ऐसे वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। चाहे वो कोई भी वस्तु हो, क्या होगा? वो संसाधन होगा। पहला टॉपिक है हमारा संसाधन का महत्व। हमारे जीवन में संसाधन का क्या महत्व है उसके बारे में आप पढ़ते हैं। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। आपको पता होगा हम सभी दुनिया में जितने भी मानव हैं हमारे दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ नई वस्तुएं या पुरानी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली वे सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। और उपयोग में जो भी वस्तुएं आती हैं उसे हम लोग संसाधन कहेंगे। उपयोग में आने वाली वे सभी वस्तुएं संसाधन हैं। आपको पता होगा संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संसाधन भौतिक होते हैं और दूसरा होता है जैविक संसाधन। भौतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति के होते हैं, जिससे मानव का कोई हाथ नहीं होता है, उसे हम लोग भौतिक संसाधन कहेंगे। जैविक संसाधन जीव जंतु से प्राप्त संसाधन को जैविक संसाधन कहेंगे। पर जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहयोग होकर संसाधन बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ तथा वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाते हैं। आपको पता होगा भौतिक हो या जैविक हो, दोनों तरह की वस्तुएं हमारे का जीवन में उपयोग में आते हैं। मतलब उपयुक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो सकते हैं। अब ज़मीन के अंदर अगर लोहा है, जब तक उसमें तकनीक नहीं लगाएंगे तब तक उनका तो उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। बोल रहा है कि उपरोक्त भौतिक एवं जैविक, चाहे संसाधन भौतिक हो या जैविक हो, दोनों का उपयोग हम तभी करते हैं जब हम तकनीक के सहारे उसे उपयोगी लायक बनाते हैं। जैसे अगर हम गन्ना का मान लेते हैं तो हम उसका उपयोग सीधा नहीं करते हैं। फैक्ट्री के सहारे हम क्या करते हैं? पहले उसको रिसाइकल करके हम चीनी बनाते हैं और फिर उसका यूज करते हैं। बोला अनादिकाल से अरण्यों में वनस्पति और वन्य जीव उपलब्ध थे। पहले का जो काल था उसमें वनस्पति और जीव जंतु बहुत सारे थे, उपलब्ध थे। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते आ रहे हैं। आज जो हम लोग जलीय जीव, चाहे जो भी हो, कछुआ हो, मछली हो, मेढक हो, वो सब क्या है? जलीय जीव है। वो लाखों वर्ष पूर्व से क्या कर रहे हैं? जल में रह रहे हैं। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पदार्थ पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ है। आज से ही हमारे पृथ्वी के अंदर कोयला नहीं बना है या एक दिन में कोयला नहीं बना है। ये कोयला करोड़ों साल पहले से पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ है। किंतु उस समय के आदि मानव, आपको पता होगा हमारे जो पूर्वज थे वो आदि मानव थे, और आदि मानव के पास ज्ञान का अभाव था। उन्हें कोई फीलिंग नहीं था। उसे ना तो सही से कपड़ा पहनना आता था, ना क्या खाए क्या नहीं खाए, उसको कुछ पता नहीं था। मतलब आदि मानव तकनीक मतलब ज्ञान का अभाव था आदि मानव के पास। आपको पता होगा कि वो लोग उतना डेवलप नहीं थे। मतलब धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। देखिए आपको पता होगा कि जनसंख्या ही क्या होती है? हमारी आवश्यकता ही हमारे आविष्कार की जननी होती है। जब जब जैसा लगा आवश्यकता पड़ा और हम लोग नए नए आविष्कार करते गए। इस वृद्धि ने मानव के ज्ञान अर्जन की दर में त्वरित किया। जो हमें ये वृद्धि हुआ हमारे जनसंख्या में, यही ज्ञान अर्जन की त्वरित वृद्धि हम लोगों के जीवन में कराया। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। जब आदि मानव को तकनीक के बारे में पता चला या वो बनाया, तब वो क्या बन गया? एक ज्ञानी मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध
पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। अब कोई भी वस्तु जो पर्यावरण में था उसको अब जीवन के लिए उपयोगी बनाने में मानव क्या हुआ, सक्षम हो गया, क्योंकि अब उसके पास तकनीक का व्यवस्था था। जब पर्यावरण में मानव जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। इस लाइन का मतलब कि जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। बोल रहा तब गांव हो या समाज हो या सभ्यता हो तभी विकसित होती है जब पर्यावरण में उपलब्ध सभी संसाधन या तकनीक का प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं। अंततः मानवीय जीवन निर्वहन के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुतः अब हम जानेंगे संसाधन का अर्थ। शॉर्ट में संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है, बहुत बड़ा है। एक प्रसिद्ध भूगोलविद है जिसका नाम है जिमरमैन। जिमरमैन का एक कहना था कि संसाधन होता नहीं है, बनता है। जिमरमैन का कथन उल्लेखनीय है कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। आप लोगों से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा कि किसने कहा कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन होगा जिमरमैन। क्लियर है। आगे हमारा है वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया। अगर कोई व्यक्ति सेवा दे रहा है तो वो भी क्या हुआ, संसाधन हुआ। कोई गायक या कवि, चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धनार्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है तब उनके द्वारा ये क्या कार्यकलाप भी क्या है, संसाधन है। चाहे गायक हो या चित्रकार हो या कवि हो या कोई नर्स हो, जो अपनी सेवा दे रहा है जिससे वो पैसा कमा रहे हैं, उसे हम लोग संसाधन कहेंगे। नेक्स्ट पेज है हमारा संसाधन कहलाएंगे। कवि की कविता रचना, कवि क्या करेगा, कविता रचेगा। चित्रकार चित्रकारी करेगा। गायिका की भी संसाधन है। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन, मानव भी क्या है, स्वयं एक संसाधन है, क्योंकि इनके पास तकनीक होता है। मानव के पास तकनीक होता है और दुनिया को इस विकास की ओर ले जाने वाला सबसे अगर महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई होता है तो वो मानव होता है, जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। एक मान लीजिए एक आम का पेड़ है, ठीक है, उसको तो अगर हम मानव दिमाग नहीं लगाए तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर भाई मानव दिमाग लगा दे उस पेड़ का फर्नीचर करा सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। इसलिए वाला जिसके सहारे वह किसी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। संसाधन, हमारा भ्रम का बात है कि संसाधन प्राकृतिक उपहार है, संसाधन द्वारा दिया गया हमारा क्या है, एक उपहार है, नहीं है, ये हमारा भ्रम है। किसी भी देश में संसाधन का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। आर्थिक विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं। अगर किसी देश में संसाधन की कमी है तो वह अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं और वो विकसित नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकास करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राकृतिक संसाधन से ही कोई राष्ट्र विकसित करेगा। बोला कि जापान एक ऐसा देश है जहाँ तो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है। बोला जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन तो बहुत कम है, किंतु इसके मानव संसाधन तकनीक दृष्टि से इतने सबल हैं कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। जापान ऐसा देश है जहाँ पे तो प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता कम है, परंतु आज जापान मानवीय संसाधन के बदौलत अपना देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। अतः किसी देश की विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की बहुत भूमिका है। अगर कोई देश में प्राकृतिक संसाधन है और वहाँ के मानव उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं तो वह देश डेवलप नहीं होगा। जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ, प्रौद्योगिकी, तकनीक एवं सभ्य संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं, इसे हम लोग चित्र 1.1 से समझ सकते हैं। आप इस फिगर से समझ सकते हैं कि ये है पर्यावरण हमारा
और ये बीच में मानव क्या कैसे तकनीक के सहारे संस्था के माध्यम से अपना देश का विकास करता है, इसको हम लोग अच्छा से समझेंगे। अभी हम लोग जाने संसाधन का महत्व। हमारे जीवन में संसाधन का क्या महत्व है, संसाधन से क्या क्या होता है, या संसाधन क्या है। चलिए, संसाधन का वर्गीकरण आज जो हम लोग भी पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक, संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है, 4 निम्नलिखित आधार पर बांटा गया है। पहला कि उत्पत्ति के आधार पर, आपको पता होगा कि संसाधन का उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। एक है जैव और दूसरा है अजैव संसाधन। दूसरा है हमारा उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इसके बारे में हम आगे से अच्छा से डीपली से गहराई से जानेंगे। तीसरा हमारा स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, एक होता है सामुदायिक संसाधन, दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आपको संसाधन का परिभाषा अच्छी तरीके से आता होगा कि हमारे दैनिक जीवन में वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं उन्हें हम संसाधन कहेंगे। अब ये भी सवाल बन सकता है कि किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए। चौथा है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संभाव्य संसाधन तथा विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन और चौथा है संचित संसाधन। ठीक है, बोला कि दिए गए चार्ट के मदद से आप संसाधन को अच्छा से समझ सकते हैं। दिए गए चार्ट के मदद से आप संसाधन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, आपको पता होगा संसाधन है, ठीक है, इसका 2 प्रकार है। एक है प्राकृतिक, एक होता है मानवीय। देखिए, मानवीय संसाधन भी होता है और प्राकृतिक संसाधन भी होता है। आपको पता होगा प्राकृतिक संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय संसाधन, एक है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब नवीकरणीय संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सतत अथवा प्रवाह, दूसरा है जैव संसाधन। अब फिर जैव संसाधन को 2 भागों में बांटा गया, एक है प्राकृतिक वनस्पति, दूसरा है वन्य जीव। इसके बाद में हम गहराई से जानेंगे। अब हम मानवीय संसाधन में आते हैं। मानवीय संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, एक है संरचना एवं संस्थाएं, दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। अभी हमारे अनवीकृत संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा पुनः चक्रीय, इसको हम लोग फिर से बना सकते हैं, और दूसरा हमारा अचक्रीय, ठीक है, जिसको हम लोग नहीं बना सकते। जैसे हम लोग कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन को हम लोग नहीं बना सकते हैं। अगर बनाने की बात करें तो हम लोग धातु बना सकते हैं, है ना। चलिए आगे हम जानते हैं संसाधन के प्रकार की गहराई से। आपको पता होगा कि हमने पहले पढ़ा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। एक था हमारा जैव संसाधन, दूसरा था हमारा अजैव संसाधन। अभी हम जैव संसाधन के बारे में जानेंगे। ऐसे संसाधन, देखिए आपको पता होना चाहिए, जैव संसाधन जो जीव जंतु से प्राप्त हो, जो कि सजीव हो। ठीक है, बोला कि ऐसे संसाधन की प्राप्ति अक्सर जैव मंडल से होती है। इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। जैसे मनुष्य में क्या है, सारी लक्षण मौजूद है जीव के। वनस्पति वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। मत्स्य हो, इसको हम लोग मछली कहते हैं। पशुधन हो या अन्य प्राणी समुदाय के हो, हम उसको क्या कहेंगे, जैव संसाधन कहेंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा कि संसाधन का प्रकार बताइए, वो भी उत्पत्ति के आधार पर, तो आप बताइएगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा जैव संसाधन, वैसे संसाधन जो हमें जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, जिसमें सजीव के सारे लक्षण मौजूद होते हैं, जिसमें हम लोग मनुष्य आ जाएगा, वनस्पति आ जाएगा, मत्स्य आ जाएगा, पशुधन आ जाएगा, आदि हम कह सकते हैं। हमारा दूसरा है अजैव संसाधन। आपको पता होगा, देखिए निर्जीव वस्तुएं को हम लोग अजैव संसाधन कह सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक वनस्पति, जिसमें वन आएगा, पेड़ पौधे आएंगे, ठीक है, पेड़ पौधे को हम काट लिए, ठीक है, और उसको उसमें तो जान नहीं रहा, अब वो मर चुका था, उसके कोई लकड़ी या टेबल या बेंच बना लिए, तो क्या हो गया, अब निर्जीव हो गया। तो हम अजैव संसाधन उस संसाधन को कहेंगे जो निर्जीव हो। निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं।
क्लियर है? अजैव संसाधन किसको कहेंगे? निर्जीव वस्तुओं को हम लोग अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे चट्टान आ जाएगा, धातु आ जाएगा, खनिज आ जाएगा, इसमें क्या जान होता है? नहीं होता है, जैसे हम लोग अजैव संसाधन कहेंगे। चलिए अगला पेज के बारे में जानते हैं। अगला हमारा उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटेंगे। उपयोग मतलब हम लोग उपयोग दो संसाधन का उपयोग करते हैं। उपयोग के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। आपको पता होगा कि नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो कभी खत्म ना हो या उसको हम खत्म ही ना हो, जब तक पृथ्वी रहेगा या जब तक पृथ्वी का अस्तित्व है तब तक नवीकरणीय संसाधन रहेगा। जानते हैं नवीकरणीय संसाधन के बारे में? देखिए, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। आप नवीकरणीय संसाधन को फिर से बना सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा। आपको पता होगा सौर ऊर्जा क्या होता है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। आपको पता होगा अभी सरकार द्वारा हर गांव घर में चलाया जा रहा सौर योजना, जिसमें सौर प्लेट लगाए जा रहे हैं। यांत्रिक बड़े थे पवन ऊर्जा, हवा, पवन मतलब यानी हवा। आज आप लोग देखते होंगे कि हवा से भी विद्युत का उत्पादन होता है। जल ऊर्जा, जल विद्युत, जल से भी हम लोग क्या करते हैं? विद्युत का निर्माण करते हैं। और वन एवं वन्य प्राणी, जिन्हें हम सतत प्रवाह या जैव संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है। हम बताए कि नवीकरणीय संसाधन जो कभी खत्म ना हो या हम जिसको दोबारा बना सकते हैं उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, चलिए आपको पता होगा हमारा उपयोगिता के आधार पर संसाधन का दो प्रकार था। पहला था हमारा नवीकरणीय और दूसरा है हमारा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो तुरंत खत्म नहीं होगा, पर जिनका उपयोग करने से वो खत्म हो जाएगा और जिसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, सदियों लग जाते हैं। बोले कि ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। हम बताए जो अनवीकरणीय संसाधन है उसका निर्माण में बहुत समय लग जाता है, लाखों करोड़ों साल लग जाता है। जैसा आप सीधा एग्जांपल कोयला को देखते होंगे, कोयला बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों वर्ष बाद ही बनते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन है जो पुनः चक्रीय नहीं है, जिसको हम लोग दोबारा बना नहीं सकते हैं। एक बार प्रयोग के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं। अगर हम कोयला का तो बात नहीं कर सकते, पेट्रोल का बात करेंगे। अगर एक बार हम उपयोग कर लेते हैं तो क्या उसका दूसरा उपयोग कर सकते हैं दोबारा? तो हम नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बार प्रयोग होने के साथ ही वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। जैसे हम लोग जीवाश्म ईंधन देखेंगे, जीवाश्म ईंधन में सारा आ जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे संसाधन के वर्गीकरण का तीसरा पॉइंट, जो था स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितना भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। ये सवाल दीर्घ में रहेगा कि संसाधन को कितने वर्गों में वर्गीकरण किया गया है, सभी का वर्णन कीजिए। तब हम लिखेंगे तीसरा पॉइंट में मेरा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। पहला हमारा व्यक्तिगत संसाधन। आपको पता होगा अगर किसी खास व्यक्ति का संसाधन हो तो उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। अगर आपके पास या आपके पिताजी के पास 2 बीघा खेत है तो उसका क्या है? अपना व्यक्तिगत संसाधन है, अपना निजी संसाधन है, जिसपे ना तो कोई सरकार का अधिकार है ना सामुदायिक का अधिकार है। पढ़ते हैं, देखिएगा, ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। हम पहले बताए कि व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का होता है उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। और आपको पता होगा कि जिसके पास भी जितने भी जमीन जायदाद या निजी प्रॉपर्टी है उसके बदले वो सरकार को टैक्स देते हैं, लगान देते हैं। जैसे हम कहेंगे भूखंड, घर व अन्य जायदाद। भूखंड मतलब मेरा खेत कितना है या खेती बाड़ी कितना करते हैं, मेरा भूमि कितना है, घर हो या अन्य जायदाद हो, जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है, अपना अधिकार होता है खुद किसी व्यक्ति का। जैसे बाग बगीचा, तालाब, कुआं, ये आप सभी का भी हो सकता है।
लेकिन किसी खास व्यक्ति का ही होता है, जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। इत्यादि ऐसे संसाधन ही हैं जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है, जिसका मालिकाना कोई निजी व्यक्ति या कोई आम आदमी, कोई अकेला व्यक्ति ही होता है। अगला पॉइंट है हमारा सामुदायिक संसाधन। तो देखिए, वैसा संसाधन जो एक आदमी का ना हो बल्कि पूरे समुदाय का हो। अब एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि अगर गांव में कोई मंदिर निर्माण हो रहा है तो उसमें हम कोई खास व्यक्ति ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि गांव के सभी लोग मिलकर बनाते हैं, जिस पे गांव के सभी का हक होता है। उसे हम लोग सामुदायिक संसाधन के तौर पर कह सकते हैं। जैसे एक कब्रिस्तान क्या किसी खास या निजी व्यक्ति का होता है? नहीं, वो पूरे समाज का होता है, पूरे समुदाय का होता है। तो उसे ही हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। संसाधन का मतलब आपको पता होगा कि जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उसे हम लोग संसाधन कहेंगे। चलिए पढ़ते हैं। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय का, हम पहले बताएं, जो किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग पूरे समूह के लिए होता है, सुलभ होता है। गांव में आप चारण भूमि, अभी तो गांव घर में नहीं होता था, लेकिन पहले में क्या होता था कि गाय बकरी भैंस को चराने के लिए चरण भूमि बनाया जाता था, जहाँ पे सब अपने गाय बकरी भैंस को जाके चराया करते थे। शमशान पता होगा आपको कि जहाँ पे मृतकों को क्या कहा जाता है, दफनाया जाता है, जलाया जाता है, उसे हम लोग शमशान घाट कहते हैं। मंदिर या मस्जिद, चाहे कोई भी निर्माण हो जिसपे क्या हो, समुदाय का हक हो, उसे हम लोग सामुदायिक संसाधन कहेंगे। सामुदायिक भवन क्यों ना हो, तालाब क्यों ना हो आदि। नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार का संसाधन भी होते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान या मंदिर की या मस्जिद हो या गुरुद्वारा या गिरजाघर। आपको पता होगा गिरजाघर मतलब चर्च होता है, के रूप में हैं। ये संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सर्व सुलभ होते हैं। ये संसाधन जो है वो पूरे समुदाय को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। चलिए अगला हमारा है राष्ट्र संसाधन। आपको पता होगा कि राष्ट्रीय संसाधन जो पूरे देश का अधिकार हो, ठीक है। अगर कोई सड़क ही बना देता है एसएच, तो पूरा क्या होता है, पूरा राष्ट्र का संसाधन हो गया। कोई पुल ही बना दिया तो उसमें हम कोई अपना देश के कोई भी वासी उसमें चल सकते हैं ना, पूरे देश के वासी चल सकते हैं। पढ़ते हैं, कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय हैं। जो देश के उपलब्ध हैं, देश में उपलब्ध है, वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। जो राष्ट्र का है, जिस पे देश के सरकार का अधिकार है, उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। देश की सरकार को ही वैधानिक हक है, संवैधानिक रूप से वो देश की सरकार का ही हक है, उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। क्लियर है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकता है। सरकार का तो उसमें हक होता है, पर उसका उपयोग हमारे गांव समाज, हमारे देश के नागरिक करते हैं। आपने अपने गांव में या आसपास के क्षेत्रों में शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। आपने गांव या क्षेत्र के आसपास देखा होगा कि शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड, इस पर सरकार ने भूमि अधिकृत करने हेतु अधिकृत किया गया है। ये जो भूमि है वो सरकार का है। ये भूमि सहित अन्य संसाधनों का विकास करते हैं। चलिए यहाँ पर बॉक्स में लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि हो या खनिज पदार्थ या जल संसाधन या वन व वाणिज्यिक एवं जीव, समुद्री जीव, वह चाहे वन जीव हो या समुद्री जीव हो, 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक स्थित राष्ट्रीय संसाधन है। अगर किसी देश के सीमा से 200 किलोमीटर तक, चाहे वो जल संसाधन हो, खनिज संसाधन हो या भूमि संसाधन हो, चाहे वो समुद्री जीव ही क्यों ना हो, उसमें क्या होता है, देश का हक होता है, उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। क्लियर है। हम लोग जाने राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, जिसमें राष्ट्र का अधिकार होता है, उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अभी हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश से बाहर, चाहे दो देशों के बीच हो या दो से अधिक देशों के बीच का बात करें हम लोग।
बोला कि ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। अगर दो भाई के बीच झगड़ा होता है तो माँ या पिताजी सॉल्व करता समस्या। तो वैसे ही है, अगर दो राज्यों के बीच अगर झगड़ा हो, कोई समस्या हो, तो केंद्र सरकार सॉल्व करते हैं। लेकिन वही अगर दो देशों के बीच हो, उसके लिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। बोला कि तट रेखा से 200 किलोमीटर, आपको पता होगा तट रेखा क्या होता है कि जहाँ से समुद्री इलाका शुरू होता है उसे हम लोग तट रेखा करते हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी छोड़कर इधर छोड़ने, इसके अंदर तो राष्ट्रीय का संसाधन आ जाएगा। उसके बाद जो खुले महासागर संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है, उसे हम लोग उस क्षेत्र का जो आधिपत्य होता है उसमें उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। मतलब किसी देश का आधिपत्य नहीं होने के कारण ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान मतलब रिसर्च हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जाता है। अभी हम लोग पढ़े स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन संसाधन के हम लोग पढ़े चारों भाग। व्यक्तिगत संसाधन हम पढ़े जो किसी खास व्यक्ति का होता है, सामुदायिक संसाधन पढ़े जो कि किसी समुदाय के लिए होता है, हम पढ़े अभी राष्ट्रीय संसाधन जो किसी राष्ट्र का होता है, हम पढ़े अभी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आशा है कि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे से हम लोग अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला हमारा है विकास के स्तर पर हम संसाधन को 4 भागों में बांटेंगे। अब हमारा जो विकास की स्थिति के आधार पर हम संसाधन को 4 भागों में बांटेंगे। पहला संभावी संसाधन, वैसा संसाधन जिसके उपयोग तो हम लोग अभी नहीं किए हैं लेकिन करने की संभावना है। पढ़ते हैं इसके बारे में। लिखा है कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होता है, जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है, जिसका उपयोग लाए जाने की संभावना तो है लेकिन अभी तक हम उसका उपयोग नहीं किए हैं, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे हम हिमालय क्षेत्र का खनिज के बारे में बात करेंगे। अगर हिमालय क्षेत्र में खोदा जाए तो वहाँ भी खनिज मिलेगा, लेकिन अभी खोजा नहीं गया है क्योंकि तकनीक का अभाव है, क्योंकि बर्फीले इलाका में खुदाई करना कठिन होता है, जिसका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। इतना खुदाई में खर्च करेंगे, अगर उतना धातु संसाधन नहीं मिल पाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, वो महंगा बिकने लगेगा। इसीलिए वो अभी तक क्या है, उसे हम लोग संभावना के दृष्टिकोण में रखते हैं। उसी प्रकार अगर हम राजस्थान और गुजरात क्षेत्र के पवन और सौर ऊर्जा का असीम संभावनाएं तो हैं, लेकिन अभी तक इनका सही रूप से विकास नहीं हो पाया है। आपको पता होगा हमारे देश के जो पश्चिमी राज्य हैं, राजस्थान, वहाँ आपको पता होगा कि वो लगभग क्या है, बालुई इलाका है और वहाँ पे पेड़ पौधे की कमी है, जिसके कारण वहाँ पे हम लोग सौर ऊर्जा अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं और पवन ऊर्जा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं कि विकास का संसाधन, विकसित संसाधन क्या है। देखिए वैसे संसाधन जो देश के विकास में मदद करे या सहायक करे उसे हम लोग विकसित संसाधन कहेंगे। देखिए ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, जिसका हम लोग सर्वेक्षण किए, पता किए हैं, उसका बाद इनका हम गुणवत्ता और मात्रा का निर्धारण कर चुके हैं। मतलब पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधन का विकास तकनीक और उनकी संभवता के आधार पर निर्भर है। यहाँ पेज थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं। बताया जा चुका है कि संसाधन का विकास तकनीक और उनकी सभ्यता पर निर्भर करती है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है भंडार संसाधन। देखिए आपको पता होगा वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम लोग अभी तक नहीं किए हैं और जो भंडार के रूप में रखा हुआ है, इसका या तो हम लोग तकनीक का हम लोगों के पास अभाव है जिनके कारण उसका उपयोग नहीं कर पाए हैं। बोले कि ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध तो हैं लेकिन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इनका उपयोग हम प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन कहेंगे। जैसे हम लोग अगर उदाहरण ले कि जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है, अगर हम बात करेंगे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसमें तकनीक के अभाव ऐसे संसाधन नहीं कर पा रहे हैं। और आपको पता होगा हम लोग ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं, भंडारित संसाधन हैं, जिनका उपयोग हम लोग तकनीक के अभाव में नहीं कर पाए हैं।
चलिए अगला पॉइंट है हमारा संचित कोश संसाधन। देखिए वैसे संसाधन जिसका भंडार संसाधन की एक अंश होता है, ठीक है, इसका उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन यह भविष्य में जल्दी इसका उपयोग आने वाला है। मतलब हम जैसे एग्जांपल कर सकते हैं कि नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न कर सकता है। आज हम लोग नदी से क्या करते हैं, जल उत्पादन नहीं करते हैं, जल विद्युत उत्पादन नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम ऐसा तकनीक डेवलप करेंगे, तकनीक का विकास करेंगे और नदी के जल से भी विद्युत का निर्माण करेंगे। मतलब वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित ऐसे संसाधन वन में या बांधों में जल के रूप में संचित है। अभी हम लोग संसाधन के सभी प्रकार का वर्णन किए और संसाधन के वर्गीकरण को अच्छी तरीके से समझे। उसमें संसाधन को 4 भागों में बांटा गया था। पहला था उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, व्यक्ति विकास के आधार पर, और हम लोग जाने, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन, आपको पता होगा कि अगर संसाधन का हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो संसाधन खत्म हो जाएगा और आने वाले हमारे पीढ़ी इन संसाधन से वंचित रहेगा। तो संसाधन नियोजन का मतलब होता है कि हम संसाधन को कैसे बचाएं, कैसे उसका इस्तेमाल करें, किस तरीके से उसको पूरी तरीके से हम लोग उसका भावी पीढ़ी तक पहुंचा सकें। आइए जानते हैं। लेकिन संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। और पूछेंगे संसाधन नियोजन क्या है, तो हम कहेंगे संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या है, संसाधन नियोजन है। संसाधन का हम सही तरीके से उपयोग करेंगे। अब ऐसा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लाइट जला देते हैं, रूम से बाहर चले जाते हैं, इससे विद्युत ज़्यादा उत्पन्न होता है, विद्युत ज़्यादा खपत होता है। इससे क्या होता है, संसाधन दोहन होता है। इससे हम लोगों को बचना चाहिए। आपको पता होगा कि वर्तमान परिवेश में, आज हमारे वर्तमान में संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे लिए सामने चुनौती बनकर खड़ा है। अभी हमारे सामने जो संसाधन का नियोजन है एक हमारे लिए चुनौती बन चुका है। संसाधन के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। आपको पता होगा हमारा पहला प्राथमिक काम कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग कैसे करें, संसाधन का अच्छी तरीके से उपयोग कहाँ करें, कैसे प्रयास करें कि संसाधन को बचाया जा सके। बोल रहा कि संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। आपको पता होगा अगर संसाधन जब तक रहेगा तभी तक कोई देश विकसित कर सकता है, विकास कर सकता है, और संसाधन ही खत्म हो जाएगा तो कोई देश विकास कैसे करेगा। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा काम है संसाधन को बचाना। भारत जैसे देश के लिए तो ये अपरिहार्य है। आपको पता होगा ये भारत जैसे देश के लिए ये तो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट रखता है, महत्वपूर्ण रखता है, जहाँ संसाधन की उपलब्धता तो अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है। भारत आपको पता होगा दुनिया का अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला कोई देश है तो वो भारत है। इसीलिए भारत की जो संसाधन है उसको बचाना, उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना काफ़ी जरूरी है। यहाँ कई ऐसे प्रदेश हैं, भारत में कई ऐसे राज्य हैं, प्रदेश हैं जहाँ संसाधन संपन्न तो हैं, पर कई ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ संसाधन की दृष्टि से काफ़ी विपन्न है। अगर हम संसाधन की दृष्टि से अगर उज्जवल राज्य का बात करें तो हम झारखंड का बात कर सकते हैं जहाँ कोयला की प्रचुर मात्रा है। वहीं अगर हम कुछ ऐसे विपणन संसाधन राज्य का बात करें जिससे हम बिहार का बात करेंगे जहाँ बहुत ही कम संसाधन है, जहाँ सिर्फ कृषि लायक भूमि ही बचा है। आपको पता चलिए कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ एक ही प्रकार के संसाधन का प्रचुर भंडार है, अन्य दूसरे संसाधन में वह गरीब है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं, कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं, कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पे एक संसाधन तो बहुत प्रचुर मात्रा में है पर दूसरा संसाधन में वह गरीब है। जैसे हम बात करेंगे झारखंड का, आपको पता होगा झारखंड के बारे में, जो भारत का एक राज्य है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में आदि ऐसे प्रदेश हैं जहां खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार तो है, और उसी प्रकार बिहार में भी चूना पत्थर एवं पराइट जैसे खनिज में धनी है। अगर झारखंड उड़ीसा और छत्तीसगढ़ अगर कोयला में आगे है, धनी है,
तो बिहार चूना पत्थर और पाराई जैसे खनिजों में धनी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है। अरुणाचल प्रदेश, इसका राजधानी ईटानगर है, ये इसमें जल संसाधन की बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु कतिपय कारणों से उसका विकास नहीं हो पाया है। आपको पता होगा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा का भी प्रचुरता है। सौर ऊर्जा क्या होता है, आपको वीडियो के पहले ही बता दिए थे कि सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहेंगे। पवन ऊर्जा आपको पता होगा वायु के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। जो अरुणाचल प्रदेश राज्य हैं वो क्या है, जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे क्षेत्र हैं जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों से अलग थलग हो गया है। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के में जो एक लद्दाख क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, शीत मरुस्थल है, वहाँ पे हमेशा क्या होता है कि बर्फ गिरते रहता है। लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। देखिए जो लद्दाख है वो सांस्कृतिक दृष्टि से क्या है, वो धनी है। यहाँ जल, महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवसंरचना की बहुत कमी है। यहाँ पे जल और महत्वपूर्ण खनिज, जो इम्पोर्टेंट खनिज है वो क्या है, बहुत कमी, वहाँ उसकी मात्रा में बहुत कमी है। अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधन के समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन अनिवार्य है। आपको पता होगा चाहे वो राष्ट्र का बात हो, राष्ट्र यानी पूरे देश का बात कर रहा है, अगर वो प्रांत का हो यानी राज्य का बात कर रहा है, अगर स्थानीय मतलब कोई क्षेत्र, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई हम राज्य, ये क्षेत्र का बात करेंगे, वहाँ पे संसाधन समायोजन संतुलन के लिए हमारा जो संसाधन है उनका नियोजन क्या है, बहुत ही अनिवार्य आवश्यक है। अभी पढ़ेंगे हम भारत में संसाधन नियोजन कैसे कैसे करेंगे या कैसे कैसे किया जाएगा। पहला हमारा पॉइंट है कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधन को नियोजन एक दिन में तो नहीं कर सकते हैं, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। हम जो नीचे अभी पढ़ने वाले हैं वो सब क्रिया के माध्यम से हम संसाधन नियोजन कर सकते हैं। बोला कि ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान है, यही से शुरुआत होता संसाधन नियोजन का प्रक्रिया। इन सोपानों के सहारे किसी देश की उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर उस देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। अगर हम किसी देश का संसाधन नियोजन में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, उन्नत करते हैं, तो हमारा देश क्या करेगा, बहुत ज़्यादा उन्नति की ओर अग्रसर होगा। पहला पॉइंट है हमारा कि संसाधन नियोजन सोपान को निम्न रूप में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहला हमारा देश के विभिन्न प्रदेश में संसाधन को पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना। आपको हमारे देश में पता होगा कुछ राज्य में संसाधन है, कुछ राज्यों में नहीं है, कुछ क्षेत्र में है, कुछ नहीं है। तो हमको पहले क्या करना है, सर्वेक्षण के माध्यम से उस प्रदेशों में पता करना है कि किस प्रदेश में संसाधन है और किस प्रदेश में संसाधन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सर्वेक्षण उपरांत मतलब सर्वेक्षण के बाद मानचित्र तैयार करना और संसाधन की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक आधार का मापन का आकलन करना। हमको पहले सर्वेक्षण करना है, उसके बाद मानचित्र तैयार करने के बाद ये पहचानना कि वो संसाधन में कितना गुण है और मात्रात्मक आकलन करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि संसाधन विकास योजना को मूर्त रूप से देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन के रूप में रेखा तैयार करना। अब हमारे संस्थागत योजनाओं को चलाने के लिए एक नियम रूपरेखा तैयार करना। अगला है हमारा राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय। हमारा काम ये भी होना चाहिए। अब हमारे दो संस्थाएं हैं देश की, अब अलग अलग काम करेंगे तो क्या काम करना पॉसिबल है, नहीं है। तो हमारे जो राष्ट्रीय विकास संसाधन है, हमारे जो राष्ट्रीय विकास योजना है एवं संसाधन विकास योजना के मध्य क्या करेंगे, हम लोग समन्वय स्थापित करेंगे और दोनों मिलकर क्या करेगा, देश का विकास करेगा। चलिए अगला पॉइंट हमारा वही है
हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संसाधन नियोजन में लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको पता होगा हमारा जो देश है उसको 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिला और तभी से हमारे देश के जो नीति और कानून है उसमें संसाधन नियोजन को एक लक्ष्य उद्देश्य के रूप में रखा गया है। इसी संदर्भ में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना ही प्रयासरत है। आपको पता होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ था जो 1956 तक चला था, और पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल में आने वाली योजना को हम पंचवर्षीय योजना कहेंगे। क्लियर है? किसी भी इकाई पर विकास हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त है। आपको पता होगा कि किसी भी क्षेत्र में अगर हम विकास करेंगे, डेवलप करना चाहेंगे, तो हमें पहले संसाधन की ज़रूरत होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी इकाई पर विकास हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त है, किंतु प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं में वांछित परिवर्तन के अभाव में केवल संसाधन की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। आज भी हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां संसाधन की प्रचुरता के बाद आर्थिक रूप से पिछड़ राज्य में इनकी गणना की जाती है। आपको पता होगा अगर आपके पास संसाधन है, अगर आपके पास उतना बुद्धि ही नहीं है तो आप क्या उनका उपयोग कर सकते हैं? नहीं। कह रहे हैं कि भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां संसाधन तो प्रचुर मात्रा में है पर उपयोग करने वाला नहीं है, जिसके कारण इसकी गणना आज पिछड़े राज्यों में गिनी जाती है। जहां संसाधन की प्रचुरता के बाद भी आर्थिक राज्य में पिछड़े राज्य की इसकी गणना की जाती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो संसाधन के अभाव में भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। आप राज्य का बात छोड़िए, आप एक देश का बात में एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, वो जापान देश का। हम पहले बताए थे जापान में प्राकृतिक संसाधन होने के अभाव के बावजूद भी जापान एक डेवलप कंट्री है, एक विकसित देश है। अगला हमारा टॉपिक है कि संसाधन का संरक्षण। ठीक है, संसाधन का संरक्षण कैसे करेंगे? आखिर क्या है संसाधन संरक्षण? चलिए जानते हैं। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में, सभ्यता हो या संस्कृति हो, उसके विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है। चाहे आप कोई भी सभ्यता का विकास करें, आपको पता होगा अगर भारत का प्राचीनतम सभ्यता है तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। अगर हम दुनिया भर का बात करेंगे तो मिस्र की सभ्यता ले लीजिए, आप मेसोपोटामिया की सभ्यता ले लीजिए, ईरान की सभ्यता ले लीजिए, है ना, रोम की सभ्यता ले लीजिए। तो ये सब क्या है, उसके विकास में संसाधन का बहुत अहम भूमिका है। किंतु संसाधन का अविवेकपूर्ण उपयोग या अतिशय उपयोग विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्या को जन्म देते हैं। अगर हम संसाधन का गलत मात्रा में, अधिक मात्रा में अगर उनका उपयोग करेंगे तो हमारे समाज के लिए, हमारे आर्थिक दृष्टि में, हमारे सांस्कृतिक दृष्टि में और पर्यावरणीय दृष्टि में हमारा एक समस्या बन जाएगा। बोल रहा कि इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है। अगर ये समस्याओं का अगर निपटाना है, अगर उसको हल करना है, उससे बचना है तो संरक्षण आवश्यक है। मतलब कि संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। आपको पहले ही बताएं कि संसाधन नियोजित तरीके से और विवेकपूर्ण उपयोग मतलब सही उपयोग करके ही हम संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। प्राचीन काल से ही संसाधन का संरक्षण सामाजिक सुधार, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है। ये जो संसाधन संरक्षण है आज ही नहीं, प्राचीन काल से ही हमारे शुरू हो गए थे। इस संदर्भ में महान दार्शनिक चिंतक महात्मा गांधी जी के विचार प्रासंगिक हैं, और महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता है। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी संरक्षण पर एक बात, गांधी जी ने संसाधन संरक्षण पर एक बात कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। गांधी जी अगर आपसे पूछे कि किसने कहा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं,
तो गांधी जी होगा इसका आंसर। अब हम पढ़ेंगे मेधा पाटेकर जो नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। और आपसे पूछेगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो मेधा पाटेकर। ये अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और हमारा अगर ज्योग्राफी में अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का अभियान किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो हम इसका आंसर कहेंगे मेधा पाटेकर। क्लियर है। नर्मदा बचाओ अभियान हम आगे जानेंगे कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनने के विरोध में यह अभियान गुजरात में चलाया गया था। चलिए आगे हम देखते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। आपको पता होगा कि अगर कोई फेमस आंदोलन है तो वो है एक चिपको आंदोलन, जो इसके नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा है। चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि कुछ लोगों का समूह पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के विरुद्ध में आंदोलन किए। इसका अगर नेतृत्वकर्ता प्रमुख रूप से देखा जाए तो वह सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। एवं संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार। अगर हम वर्षा जल को संचय कर अगर हम उसी पानी का कृषि में उपयोग करेंगे तो हम संसाधन संरक्षण कर सकते हैं। संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। ये कदम उठाकर हम संसाधन संरक्षण अत्यधिक मात्रा में कर सकते हैं। आपको गांधी जी ने जैसे कई चिंतकों का मानना है, गांधी जी जैसा कई ऐसे चिंतकों हैं जिसका मानना है कि मानव स्वार्थी है, और ये बात 99% सही है कि मानव स्वार्थी है, लालची प्रवृत्ति तथा आधुनिक तकनीक का शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधन के तीव्र ह्रास के लिए मजबूर कर देता है। आपको पता होगा इंसान हो या इंसान, आपको पता होगा इंसान से बड़ा कोई स्वार्थी नहीं होता है। उसे जितना दो उन्हें उतना ही लगता है कि नहीं और कुछ अधिक होना चाहिए। लालची प्रवृत्ति का है। गांधी जी द्वारा मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। गांधी जी जो भी वस्तुएं मशीन के द्वारा निर्मित होती है, गांधी जी उनका बहुत विरोध करते थे, घोर विरोधी थे। कहते थे स्वदेशी अपनाओ, अपने देश के उद्योगों का विकास करो। ये बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के समर्थक थे, मतलब जिससे एक बड़ी आबादी की बेरोजगारी जैसे सामाजिक क्रोध से बचाया जा सकता है। उसका मानना था कि इस प्रक्रिया में भी श्रमिकों के क्रय दक्षता के विकास में वृद्धि होगी और संसाधन के विदोहन पर विराम लग सकेगा। जो संसाधन का विदोहन हो रहा है उनका हम पूर्ण रूप से उपयोग कर सकते हैं। बोला क्या आप जानते हैं कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्तियों डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए अगर कोई तकनीक का शोषण कर रहा है, दोहन कर रहा है, तो वो किसकी अर्थव्यवस्था कहलाएगा, तो वो डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाएगा। क्लियर है। संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन बनाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ गांधी जी देश के थे या हमारे देश में या संसाधन संरक्षण पर वार्तालाप चल रहा था, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या था। इस पे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुए। प्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम में इसकी वकालत की। क्लब ऑफ रोम में 1968 में इसका वकालत किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन होना चाहिए संसाधन संरक्षण हेतु। 1974 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। गांधी जी ने जो बातें कही, सुमशेर की पुस्तक, आपसे सवाल पूछेगा बताइए कि सुमशेर की पुस्तक का नाम क्या है, तो आप बताइएगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसको कब लिखा गया था? 1974। तब भारत में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन चल रहा था। ब्रटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में काफ़ी कारगर हुआ। आपको पता होगा 1987 में ब्रटलैंड
आयोग द्वारा संसाधन संरक्षण पर भी काम किया गया था। बॉक्स में लिखा हुआ है कि आप जानते हैं पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। और आपसे पूछेगा कि प्रथम संसाधन संरक्षण सम्मेलन कब और कहाँ बुलाया गया था, तो आप बताइएगा। विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में बुलाया गया था। और आपसे अगर सवाल में देखा जाए बिहार बोर्ड की दृष्टि से, तो ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए कब पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो आप बताइएगा 5 जून को। अगर आपसे सवाल फिर से पूछे कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस। चलिए हम आगे आते हैं। लिखा हुआ है कि हाँ, इसी रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर, शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित हुआ। अब हमारे यहाँ से शुरू था मुख्य बिंदु कि रियो डी जेनेरो जो ब्राजील में है, ठीक है, 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में भी इस संदर्भ में एक सुनियोजित प्रयास किया गया था। पुनः 1997 में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित। आपको पहला पूछेगा कि बताइए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का स्थापना कब किया गया था, यह सम्मेलन कब बुलाया गया था? 1992 को। कहाँ बुलाया गया था? रियो डी जेनेरो में। अगर पूछे कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ बुलाया गया था, तो 1997 में न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है में बुलाया गया था। कब? 1997 में। चलिए तीसरा है हमारा 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया था। संसाधन संरक्षण की दिशा, सतत विकास की विश्व में स्तरीय सराहनीय है। और ये तीनों सम्मेलन से हमारे जो विश्व में संसाधन संरक्षण की बात चली थी, इसमें बहुत हद तक सहायक हुआ। चलिए अगला है हमारा सतत विकास का अवधारणा। पहले आपको पता होना चाहिए कि सतत विकास क्या होता है। देखिए, ऐसा विकास जो लंबे समय तक जारी रहे, जो टिकाऊ बना रह सके। ऐसा नहीं कि आया और खत्म हो गया। ऐसा विकास जो लंबे समय तक चले, जिसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाए, उसे हम लोग सतत विकास कहेंगे। सतत विकास कहेंगे। पढ़ते हैं। संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। आपको पता होगा संसाधन के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। तो संसाधन है हमारा प्रकृति का दिया हुआ उपहार है कि अवधारणा के कारण मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया। और हम लोग ये मानते हैं कि संसाधन प्रकृति का दिया हुआ उपहार है और इसका हम लोग अंधाधुंध उपयोग करते हैं, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। जिसके कारण बहुत सारे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि हैं। चलिए देखते हैं। व्यक्ति के लालच लिप्सा ने संसाधन का तीव्रतम दोहन कर संसाधन के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया। व्यक्ति क्या किया कि संसाधन के इतना तीव्रतम दोहन किया कि संसाधन को अब एक चिंतनीय विषय बना दिया है। संसाधन का केंद्रीकरण खास लोगों के हाथ में आने लगा है, से समाज दो भागों में बट चुका है। एक है संपन्न समाज, दूसरा है विपन्न समाज। समाज संसाधन का क्या हो रहा है? अभी केंद्रीकरण हो रहा है, बड़े बड़े लोगों के हाथों में आ जा रहे हैं। जैसे समाज दो वर्गों में बट चुका है। संपन्न लोग द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन किया जा रहा है। वैसे लोग जो संपन्न हैं वो संसाधन का क्या कर रहे हैं कि वो अधिक ज़्यादा उनका उपयोग कर रहे हैं, विदोहन कर रहे हैं। अब जो गरीब आदमी है कहाँ से लाएगा रोल्स रॉयस, कहाँ से बड़े बड़े गाड़ी खरीदेंगे, बड़े बड़े सामान कहाँ से खरीदेंगे? तो जो संपन्न लोग हैं वही करते हैं। ऐसा बात नहीं है सिर्फ संपन्न लोग, हाँ कुछ हद तक करते हैं, जिससे विश्व पारिस्थितिकी में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भूमंडलीय तापन
ओजोन क्षय। ठीक है, आपको पता होगा भूमंडलीय तापन क्या होता है कि जब दिन भर पृथ्वी ऊर्जा को, सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है, उसका रात में जो विकृत करता है उसे हम लोग भूमंडलीय तापन कहेंगे। ठीक है, ओजोन क्षय, आपको पता होगा सूर्य से आने वाला पराबैंगनी किरण को अगर कोई रोकता है तो वो हमारा ओजोन परत है, जिसे आप लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री में अच्छा से समझ गए होंगे। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताएं कि पर्यावरण में प्रदूषण फैलना ही क्या कहलाता, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता। मृदा संरक्षण हो या भूमि विस्थापन हो या अम्लीय वर्षा हो, असमय ऋतु परिवर्तन जैसी पारिस्थितिकी संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। अगर हम संसाधन का सही उपयोग नहीं करें तो आने वाले समय में हमारा पृथ्वी विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। अगर इन स्वार्थी तत्वों या देश द्वारा अनवरत दोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश की ओर आगोश में समा जाएगा। आपको पहले हम बताए कि अगर इसे सही तरीके से नहीं देखा गया तो हमारा आने वाला समय में हमारा पृथ्वी विनाश की ओर आगोश में समा जाएगा, विनाश की ओर चला जाएगा। उपरोक्त परिस्थितियों से निजात पाने के लिए विश्व शांति के साथ साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधन का न्याय संगत बंटवारा अपराह्य है। अगर हम समाज में संसाधन को सही तरीके से बांटकर उसका उपयोग करेंगे तो संसाधन का खपत कम होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग संसाधन के बारे में कहें कि संसाधन का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हम लोग संसाधन का उपयोग कर सकते हैं और सतत विकास को लागू कर सकते हैं। बोला कि भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर वर्तमान के विकास को कायम रखा जाता है। ऐसी विधारणा को हम लोग सतत विकास कहेंगे। सतत विकास पहले ही बता दिए, वैसा विकास जो लंबे समय तक चलती रहे, जो टिकाऊ बना रह सके। ठीक है, चलिए, इससे वर्तमान समय के साथ भविष्य में भी सुरक्षित रह सकता है। आज हमारा जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है भारत संसाधन और भूगोल खत्म हो चुका है। कल नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर भारत संसाधन और भूगोल का हम लोग क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। धन्यवाद।